चद्दर के सफ़ेद पन्ने कभी कोरे नहीं रहते। कहने का मतलब ये है बच्चों कि अगर तुम अभी से पढ़ाई करना स्टार्ट करोगे तो तुम्हारी मेहनत कभी बेकार नहीं जाने वाली, उसका फल तुम्हें ज़रूर मिलेगा। ओके, तो बोर्ड रैंकर्स में आप सबका स्वागत है। राम राम जी। और आज हम हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारी क्लास होने वाली है आज की दूसरे चैप्टर से, ठीक है, आरबीएसई बोर्ड के सेकंड चैप्टर से। और फर्स्ट चैप्टर आप पढ़ चुके होंगे। मेरी वीडियो है, आप देख सकते हो मेरे चैनल पे जाके। और हमारा जो चैप्टर है वो है मानव तंत्र पे। तो अगर मैं बात करूं, मैं आप लोगों से पूछूं कि मानव तंत्र क्या होते हैं, तो आप सब जानते हो कि जो भी हमारा पूरी शरीर बना हुआ है उसका प्रोसेसिंग क्या है। यानी सबसे पहले हमारे शरीर की जो पूरी संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई है वो क्या है, तो सबसे पहले आई एक सेल यानी कि कोशिका। कोशिका और बहुत सारी कोशिका जब मिलती है तो क्या बनता है, तब बनता है उत्तक। और यही उत्तक आगे क्या बनाते हैं, अंग। और अंग मिलके यानी कि एक कोशिका है और बहुत सारी ऐसी कोशिकाएं मिलके उत्तक का निर्माण कर रही हैं। वो उत्तक कोई एक कार्य के लिए एक जैसी कोशिकाओं का झुंड होता है। अब ये झुंड मिलके, बहुत सारे ऐसे समूह मिलके क्या बनाते हैं, अंग। और ऐसे ही अंग मिलके बनाते हैं पूरा अंग तंत्र। हमारे शरीर में बहुत सारे अंग तंत्र हैं और वो सारे की सारे हमारे शरीर से के सारे काम करते हैं एक साथ मिलके। और फिर क्या बन रहा है, पूरा की पूरा शरीर का निर्माण हो रहा है और पूरी बॉडी बन रही है जो हमारा सारा काम पूरा शरीर को संभालती है। और ऐसे बहुत सारे तंत्र हैं और आपके चैप्टर्स भी हैं बुक में, वो सारे तंत्र हम एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे आपका फर्स्ट है पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम, सबसे पहले अपन इसी को पढ़ेंगे। उसके बाद में आता है श्वसन तंत्र आता है, नेक्स्ट आता है आपके उत्सर्जन तंत्र, और उसके बाद में आता है परिसंचरण तंत्र, फिर आएगा आपका तंत्रिका तंत्र, जनन तंत्र। ये सारे तंत्र ही हमको, बस ये 6 तंत्र है, 6 सिस्टम है। जनन तंत्र में भी अगर आप डिवाइड करोगे तो 2 हैं, एक नर जनन तंत्र और एक मादा जनन तंत्र। ऐसे कुल मिला के 6-7 तंत्र है। ये चैप्टर लेंथी लगता है क्योंकि इसमें एक साथ सारे तंत्र आ गए, लेकिन बहुत ही इजी चैप्टर है बच्चों। इसमें कोई लोड लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस आप मेरी सारी वीडियोज़ को देखते जाइए, आपको बहुत ईजीली सब कुछ याद हो जाएगा। तो आपको इसमें मैं आपको क्वेश्चन की मार्किंग का बताऊं तो एक क्वेश्चन तो आपके फर्स्ट नंबर का जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है वो इस चैप्टर से उठ के आता है। एक आपका क्वेश्चन नंबर 28 है जो कि 5 मार्क्स का होता है और इसमें भी डिवीज़न होता है कि एक तो 2 नंबर का, 2 नंबर का और एक 1 मार्क का। इस तरीके से डिवीज़न होता है और ये पूरा चैप्टर उसी में, बस ये 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। पर इनके लिए आपको ये चैप्टर अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से आपको ये चैप्टर समझने की ज़रूरत है, याद रटने की ज़रूरत नहीं है। बस समझे जाओ, एक एक तंत्र को अपनी बॉडी में फील करते जाओ, बहुत आसानी से आपका ये चैप्टर हो जाएगा। चलो, तो आज अपन स्टार्ट करते हैं अपने पाचन तंत्र की क्लास, जिसका एक बार मैं आपको डायग्राम जनरली आइडिया दे दूं कि मुख से स्टार्ट होकर एंड में गुदा तक समाप्त होता है ये तंत्र, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, पाचन तंत्र। अगर मैं बात करूं कि पाचन तंत्र की हमें आवश्यकता ही क्यों है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो भी भोजन आप खा रहे हो, ये जो भी भोजन आपने खाया है, हमें भोजन की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। पहला क्वेश्चन तो उठता है एनर्जी के लिए। तो हमारी जो भी कोशिकाएं क्रिया करेंगी वो ऐसे थोड़ी ना है कि किसी ने रोटी ले ली, किसी ने चावल, किसी ने सब्जी, और इस तरीके से वो खा के उनको और फिर आपको काम दे दी है। ऐसा नहीं होता बच्चों। पाचन तंत्र जो भी आपके बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट अलग कर लेगा, है ना, और आपका जो भी है प्रोटीन है वो अलग हो जाएगा, आपका अमीनो अम्ल में बदलता ही है, और आपका वसा है वो अलग हो जाएंगी। और ये भी आगे जाके छोटी इकाइयों में, इनकी जो छोटी से छोटी इकाई है उनमें ये कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट की तो क्या होती है, ग्लूकोज, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में। प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटीन हो जाता है अमीनो अम्ल में। और वसा जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में। और ये चीज़ें ही फिर हमारे बॉडी को मिलती हैं और उन्हीं का जो श्वसन में ऑक्सीकरण होता है और उसी से हमें ऊर्जा मिलती है।
तो अगर मैं परिभाषा की बात करूं कि पाचन और पाचन तंत्र की आप क्या परिभाषा दोगे, मैं आपकी एनसीईआरटी की लाइंस बता रही हूँ। ये देखो, भोजन के जो जटिल अणु हैं उनको विभिन्न रासायनिक क्रियाएं जो भी होती है उनके द्वारा छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना, उनकी सरलतम इकाई में तोड़ना क्या कहलाता है, पाचन। और इसके लिए जितने भी हमारे अंग हैं वो सामंजस्य मिलाकर एक तंत्र का निर्माण कर रहे हैं और उसी को क्या कहते हैं हम, पाचन तंत्र। अब अगर हम इसके कार्य की बात करें कि पाचन तंत्र का क्या क्या कार्य है, तो एक तो हमारे सामने आ गया कि भोजन को सरल रूपों में, छोटे रूपों में तोड़ने का काम है। सेकंड क्या है आपका कि अब भोजन सरल हो तो गया, लेकिन उसे दूसरी कोशिकाओं तक पहुंचाने के लिए काम कौन करेगा, रक्त करेगा। तो रक्त में इसका अवशोषण करना वो भी किसका कार्य होता है, पाचन तंत्र का कार्य होता है। और तीसरा, जो भोजन अवशोषित नहीं हो रहा है, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक लग रहा है या फिर वेस्टेज लग रहा है, वो अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने के लिए मल द्वार तक पहुंचाना, ये 3 इसके कार्य पाचन तंत्र के हैं। अब अपन पाचन तंत्र की संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं। पाचन तंत्र की संरचना के बारे में अगर अपन अध्ययन करने लगे तो पहले अपन देख लेते हैं कि उसमें कौन कौन से अंग हैं और फिर उन्हीं को 1 बाय 1 हम पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें तो भोजन हम कहाँ से खा रहे हैं, मुख से, तो मुख से स्टार्ट होता है। उसके बाद में आगे आएगी ग्रसनी और उसके बाद में ग्रास नली जो कि 25 से 30 सेंटीमीटर तक की लंबी होती है और वो हमारे आमाशय तक पहुंचती है। अब हम आमाशय में पहुंच गए और आमाशय से भोजन कहाँ जाएगा, छोटी आंत में, और छोटी आंत और उसके बाद में बड़ी आंत, और बड़ी आंत से भोजन मल द्वार तक पहुंचा दिया जाता है जहाँ से भोजन बाहर निकल जाता है। अब हम अगर इससे संबंधित ग्रंथियों की अगर बात करें तो ग्रंथियाँ कौन कौन सी होती है, एक तो होती है हमारे लार ग्रंथि जिसे कि द्वारा लार बाहर निकलती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ग्रंथियों का क्या काम है, देखो अंग तो वो होते हैं जहाँ पर भोजन पहुँच रहा है और उसके अंदर कुछ क्रियाएं हो रही है, कोई स्पेस है जिसके अंदर भोजन पहुँच रहा है। और ग्रंथियाँ क्या है कि उसमें जो एंजाइम पहुँच रहे हैं वो कोई रस किसी स्पेसिफिक अंग में जाके काम कर रहा है, उसी जगह पर नहीं कर रहा। तो ऐसी 3 ग्रंथियाँ हैं। फर्स्ट तो कौन सी है आपके, लार ग्रंथि, सेकंड आती है आपके यकृत ग्रंथि और थर्ड आता है आपके अग्नाशय। इन 7 और 3 10, इन 10 टॉपिकों के बारे में ही अपन आगे पढ़ने वाले हैं। तो आप ध्यान से उन चीज़ों को पढ़िए, आप खुद फील कीजिए खुद की बॉडी में, क्योंकि अपन मानव तंत्र के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं अपना मुख से। मुख की संरचना, अब ये बताओ कि ये चीज़ें भी आपको पढ़ने की ज़रूरत है क्या, इतना याद करने की नहीं है लेकिन पढ़ने की है, ताकि हम लोग सिस्टमैटिक नॉलेज ले सकें। सब चीज़ें आपको पता है, बस हम उन्हीं को जोड़ते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आया कि आपके मुख में क्या आएगा, होठ है हमारे पास सबसे पहले। उसके बाद में जाएं तो क्या है, जीभ है। जीभ के आगे जाएं तो दांत भी है हमारे। दांत में मैंने फॉर्मूला लिखा है 2123/2123, ये अपन आगे डिस्कस कर लेंगे। अभी जस्ट इसके बाद में कि क्या क्या संरचना है उसके बाद में एक एक को डिस्कस करेंगे तब। और होता है एक कठोर तालु व कोमल तालु। तो जीभ के आगे मैंने जो ये जिह्वा फ्रेनुलम लिखा है, जिह्वा फ्रेनुलम का मतलब क्या है कि जीभ जिससे कनेक्टेड है। आप फील करो कि पूरी जीभ फ्रीली मूवमेंट कर सकती है लेकिन कहीं से वो कनेक्टेड है, उस जगह को क्या बोलते हैं, जिह्वा फ्रेनुलम। जिस चीज़ से वो कनेक्टेड है उसको क्या बोलते हैं, जिह्वा फ्रेनुलम। और दांत की मैंने कहा 2123, ये मैं नेक्स्ट में बताऊंगी। नेक्स्ट है आपके कठोर तालु व कोमल तालु। देखो आप खुद ही फील करेंगे, जो अपने ऊपर का भाग है, जीभ से ऊपर का भाग है, वो स्टार्टिंग में तो कैसा है, एकदम हार्ड है, उस जगह को बोलते हैं कठोर तालु। लेकिन इसमें जीभ के आप पीछे की तरफ लेके जाओगे तो वहाँ पे आपको सॉफ्टनेस फील होगी, वो क्या है आपका कोमल तालु। इस डायग्राम में आप देख भी सकते हो, जीभ हो गई, जीभ के आगे की तरफ तो बताया है हार्ड पैलेट और एकदम पीछे की तरफ बताया है सॉफ्ट पैलेट। और वहाँ से जो आप अगर बहुत ज़्यादा मुंह खोल के और कांच में देखोगे तो एक लटकता हुआ सा एक मांस का टुकड़ा दिखाई देता है, उसको हम बोलते हैं उवेला। ओके, चलो अब आगे चलते हैं हम। तो हम दांत के बारे में बात कर रहे थे, मैंने कहा था कि नेक्स्ट हम यही बात करेंगे। दांत का मैं तुम्हें डायग्राम दिखा रही हूँ।
आप लोग इस डायग्राम को देखिए, इसमें 4 तरीके के दांत, हमारे मुख में 4 तरीके के दांत होते हैं। इंग्लिश में इनके नाम अच्छे हैं और आप मैक्सिमम ये कोशिश कीजिए कि जितने भी नाम आप याद करो इंग्लिश के याद करो, क्योंकि आपके फ्यूचर के लिए भी बेनिफिशियल होंगे। तो सबसे पहले होते हैं इंसीजर, हिंदी में इनको बोलते हैं कृतनक। सेकंड है कैनायन, जो इसमें ब्लू कलर के हैं, दोनों तरफ एक एक, कौन से हैं, कैनायन यानी कि रदनक। उसके आगे ऑरेंज कलर के 2 हैं, ये 2 इधर 2 इधर, वो कौन से हैं, प्री मोलर। और उसके आगे मोलर। सबके अलग अलग कार्य हैं, इनको कार्यों के आधार पर ही बांटा है। तो जो इंसीजर होते हैं उनका क्या काम होता है, उनका कार्य होता है जो भी भोजन है उसको काटना। ये आगे के दांत ही काम आते हैं काटने के लिए। उसके बाद में जो ये कैनायन है, जिनको आप खूंटे भी बोलते होंगे लोकल लैंग्वेज में, तो इनका काम क्या होता है, किसी भी चीज़ को चीरना फाड़ना। जो भी जानवर होते हैं उनको क्योंकि मांस वगैरह को चीरने की ज़रूरत पड़ती है, तो उनके यही वाले जो ब्लू कलर में इसमें दिखा रखे हैं, यही वाले दांत स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं। और उसके आगे के जो 5 दांत हैं उनमें से 2 तो हैं अग्र चवर्णक और 3 है चवर्णक। ये दांत चबाने के काम आते हैं। इनकी संख्या है, हमारे कुल दांत कितने होते हैं मनुष्य में, 32 दांत होते हैं। तो इनकी संख्या की अगर मैं बात करूं तो कितने हो गई, 8। तो देखो 4 इसमें ये दिख रहे हैं, 2 ये, तो अब 4 के डबल 8। रदनक 4 हैं और अग्र चवर्णक 8 हो गए और चवर्णक 12 हो गए। मैंने आपको लास्ट स्लाइड में एक फॉर्मूला दिखाया था 2123 अपॉन 2123 इंटू 2। इसका मतलब क्या है कि आप इस जो ये डायग्राम है, इस डायग्राम को आप बीचों बीच से डिवाइड कर लो। इसको आप बीचों बीच से जब डिवाइड करोगे तो आपको उस फॉर्मूले का मतलब समझ में आ जाएगा। यानी 2 तो क्या आ गए, कृतनक, 1 क्या आ गया, रदनक, 2 क्या आ गए आगे के, अग्र चवर्णक, और उससे आगे के 3 क्या आ गए, चवर्णक। और ऐसा ही ऊपर है, ऐसा ही नीचे है, और इंटू 2 यानी कि दोनों साइड में इसका दुगना है। आई बात समझ में। अब हम बात करते हैं ग्रसनी की। जब जो मुख है, मुख से भोजन आगे कहाँ पे पहुँचता है, ग्रसनी में। ग्रसनी के लिए, ग्रसनी जो जगह पे होती है वो नाक से और जो मुख होता है उन दोनों के कॉमन पैसेज होता है, कॉमन रास्ता होता है, वो ग्रसनी होता है। और वो आगे जाके किस में खुलेगी, आहार नाल में खुलेगी। और इसके भी 3 भाग होते हैं। एक तो होता है नासाग्रसनी, मुख जो कि नाक से आके खुल रही है, मुख ग्रसनी। और 3rd नंबर पे होता है अधोग्रसनी या कंठग्रसनी। इसको आप और अच्छे से रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में, यानी कि जो श्वसन तंत्र है, जो अपनी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है, उसमें आप और अच्छे से समझ जाओगे। और क्या होता है, देखो ये डायग्राम है एक, इसमें नाक से जो भी आ रहा है, मैं इसको मार्क करते हुए बताती जाती हूँ। ये जो नेजोफेरिंग दिखाया है यानी कि नासाग्रसनी दिखाई है ये, और ओरल कैविटी यानी कि जो मुख से जा रहा है वो आगे ओरोफेरिंग्स दिखाई है, और दोनों आके मिलते किसमें, हाइपोफेरिंग्स में। अब यहाँ से बच्चों होता क्या है कि आगे दोनों के लिए, एक श्वसन तंत्र के लिए और एक जो अपना आहार नाल है उसके लिए, दोनों के लिए एक एक नली मान लो आप उसको, प्लास्टिक के पाइप जैसे समझ लो, ठीक है। तो एक तो किसके लिए, भोजन के लिए, और दूसरी किसके लिए है, जो अपना श्वसन है उसके लिए। अब भोजन यहाँ से श्वसन नली में चले गया तो हमारे कई बार ऐसा होता है ना, धांस उठती है अगर हम खाना खाते खाते बातें करते हैं, तो वो यही है कि अगर भोजन श्वास नली में चले गया तब हमारे ऐसे दिक्कत आती है। तो इससे बचाव के लिए क्या होता है कि यहाँ पर एक घाटी ढक्कन जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं एपिग्लोटिस, वो रहता है। जब हम खाना खा रहे होते हैं तो वो किस पे चले जाता है, ट्रैकिया पे यानी कि श्वास नली पे, और जो हमारी ईसोफेगस है वो खुल जाती है, जहाँ से भोजन आसानी से अंदर जा सकता है। और अब हम बात करते हैं ग्रास नली की। ग्रसनी से होता हुआ भोजन कहाँ पहुँच गया, ग्रास नली में। ग्रास नली 25 सेंटीमीटर की एक लंबी पाइप है, मैंने पहले भी बोला है। अब उसमें क्या है, भोजन को जस्ट सिर्फ नीचे जाने का काम है और कोई काम नहीं है उसका, सिर्फ भोजन को नीचे पहुँचाना है। अब उसमें गति
सॉरी, उसमें जो गति होती है वो कैसी होती है? क्रमानुकुंचन गति होती है। क्रमानुकुंचन गति का क्या मतलब है? आप कह दोगे कि मैम जो भी खाना है वो तो सीधा गुरुत्वाकर्षण से ही नीचे चले जाएगा। बच्चों ऐसा नहीं होता। सपोज दैट कोई आदमी पेड़ पे उल्टा लटका हुआ है, ठीक है, और वो उल्टा लटका हुआ है, तो क्या उसका खाना बाहर आ जाएगा? क्या उसमें पाचन नहीं होगा क्या? अगर वो पूरे दिन भी उल्टा लटक रहा है तो होगा। और उसके लिए जिम्मेदार होती क्रमानुकुंचन गति। कोई व्यक्ति सीधा लेटा हुआ है, अब उसमें गुरुत्वाकर्षण काम नहीं करेगा तो क्या भोजन नहीं पचेगा? क्या उसका पचेगा। उसका क्या कारण है कि उसमें क्रमानुकुंचन गति होती है, यानी जो पाइप है उसमें एक प्रेशर बनता है और खुलता है, उसकी वजह से भोजन आगे की तरफ खिसकता जाता है। और यही तरीका होता है जिससे कि भोजन की ग्रास नली में इनफैक्ट पूरे जो भी ऑर्गन है उसमें मूवमेंट होती रहती है। अब ग्रसनी किस में खुलेगी? जाके आमाशय में। आमाशय की मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा देती हूँ एक बार। इजी है, मेरे पास आगे डायग्राम भी है, लेकिन मैं ये चीज़ आपके लिए बना रही हूँ ताकि आप भी बनाना सीखें। देखो, यहाँ से ईसोफेगस आई, ठीक है, जो आपकी ग्रास नली थी, और उसके बाद में नीचे ये किस में मिल जाएगी? ग्रहणी में मिल जाएगी। ये जो पोर्शन है पूरा की पूरा, ये आपका आमाशय है। इसकी जे आकार की संरचना आप देख सकते हो। ग्रास नली व ग्रहणी के बीच में ये स्थित है, और ये बाईं तरफ होता है। जिस साइड हमारा हृदय होता है उसी साइड हमारी जो आमाशय है। आमाशय को इंग्लिश में बोलते हैं स्टमक। आप पूरे पेट के लिए स्टमक वर्ड यूज नहीं कर सकते। पूरे पेट के लिए आपका आता है इंग्लिश में एब्डोमन शब्द। क्या शब्द आता है? एब्डोमन। और स्टमक, हाँ, खाना खाने के लिए आप कह सकते हो कि माय स्टमक इज एम्प्टी नाउ, अब मुझे भूख लगी है, मेरा पेट खाली है, तो उस टाइम पे स्टमक आता है। और अगर पूरे पेट की बात करोगे आप तो क्या आएगा? एब्डोमन आएगा। ओके, अब इस आमाशय के 3 भाग होते हैं। जो ऊपर वाला भाग होता है एकदम जहाँ से ईसोफेगस आके जुड़ी है, वो तो होता है कार्डियक, और बीच वाला जो भाग होता है उसको बोलते हैं हम फंडिस, और लास्ट वाला जहाँ ग्रहणी आके खुलेगी वो होता है पाइलोरिक भाग। अब मैं दूसरे कलर से आपको और चीज़ें बताती हूँ कि अब यहाँ पर जब आके जुड़ रही है तो यहाँ पे भी एक अवरोधनी होती है। अवरोधनी यानी वॉल्व जैसी एक संरचना है, कुछ है, जो कि उस भोजन को वापस ऊपर की डायरेक्शन में जाने से रोकने का काम करती है। और ऐसी ही सेम अवरोधनी यहाँ पे होती है, जो कि भोजन को, जब भोजन ग्रहणी में चले गया तो उसको वापस आमाशय में आने से रोकेगी। तो 2 अवरोधनियाँ इसमें होती है, और इसके 3 भाग होते हैं। अब यही मैंने आगे डायग्राम में बता दिए कि देखो, आमाशय उसके 3 भाग हैं। एक तो ये हो गया कार्डियक वाला भाग, नेक्स्ट हो गया जठरा, जो आपका जठरागम जिसको मैंने बताया है, फंडस जो भाग होता है वो बीच वाला भाग, और लास्ट में जो पाइलोरिक है उसको हिंदी में बोलते हैं जठर निर्गमी भाग, ये भाग होता है। अब यहाँ पर एक अवरोधनी होती है, इंग्लिश में उनको बोलते हैं स्फिंक्टर। तो एक तो स्फिंक्टर यहाँ होता है जिसको बोलते हैं लोअर ईसोफेगल स्फिंक्टर, और एक स्फिंक्टर होता है यहाँ पर जो कि क्या होता है? पाइलोरिक स्फिंक्टर, यानी कि जठर निर्गमी से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये पाइलोरिक स्फिंक्टर है। ग्रास नली का अवरोधनी और जठर निर्गमीय अवरोधनी। अब भोजन आ गया अपने आमाशय तक, उसके बाद में भोजन कहाँ पे पहुँचेगा? छोटी आंत में। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, एक तो ग्रहणी, एक अग्र शुद्रांत और तीसरा शुद्रांत। और ये मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि जो ग्रहणी है वो सबसे पहला वाला भाग है, यानी कि जो आमाशय से डायरेक्टली कनेक्टेड है। मैक्सिमम जो भी केमिकल रिएक्शन है, जो भी भोजन को पचाने की क्रियाएं हैं, वो सारी की सारी ग्रहणी में संपन्न होती है। मैक्सिमम ग्रहणी में संपन्न होती है, आमाशय में बहुत कम मात्रा में संपन्न होती है। आगे अग्र शुद्रांत में जो नहीं होती वो वाली जो क्रियाएं हैं वो अग्र शुद्रांत में होती हैं, और बची हुई क्रियाएं शुद्रांत में होती जाती है। लेकिन शुद्रांत का और भी ज़्यादा कार्य, इससे भी ज़्यादा जो पाचन है उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कार्य इसका क्या होता है? अवशोषण का होता है, क्योंकि अपने जो पाचन तंत्र है उसका कार्य अवशोषण भी है ना। तो अवशोषण का कार्य अग्र शुद्रांत और शुद्रांत से प्रारंभ हो जाता है। शुद्रांत छोटी आंत का सबसे लास्ट वाला भाग होता है।
अब अगर मैं बात करूं आपसे बड़ी आंत की, तो बड़ी आंत में भी, एक सेकेंड, तो हाँ, बड़ी आंत में क्या होता है, अब जो भी भोजन पाचन नहीं हो पाया या कुछ दवाइयाँ होती है इसमें मेनली जो बड़ी आंत में जाकर पचित होने लगती है, और उनका अवशोषण भी करने का कार्य इसमें होता है। थोड़ा बहुत जल का अवशोषण भी इसमें होता है, शेष थोड़ी मात्रा में जल अपशिष्ट पदार्थ के रूप में भी यहाँ से प्रवाहित किया जाता है, ताकि आपका जो मल होता है वो थोड़ा सॉफ्टली बाहर आसानी से जा सके। तो अब बात करूं मैं कि बड़ी आंत्र में भी 3 भाग होते हैं। आप जनरली, एक छोटी सी फंडे वाली बात है कि जो भी आप पढ़ रहे हो पाचन तंत्र में, उसमें सब में 3 नंबर याद रखो, क्योंकि इसमें सारे जितने भी ऑर्गन आए हैं वो 3 भागों में डिवाइडेड आए हैं। जैसे आपका सबसे पहले क्या आया था, जो क्या था, लार ग्रंथि वगैरह आएंगी, वो भी 3 आएंगी। आमाशय था, उसके भी 3 भाग थे, कार्डियक, फंडस, पाइलोरिक। छोटी आंत आई, उसके भी 3 भाग थे, क्षुद्रांत और अग्रक्षुद्रांत और ग्रहणी। इंग्लिश में उनको बोलते हैं ड्यूडेनम, जिजेनम और इलियम। और ऐसे ही बड़ी आंत्र में भी 3 हिस्से हैं, अंधनाल, बृहद्रांत और मलाशय। इंग्लिश में इनको बोलते हैं, इसको बोलते हैं सीकम, इसको कोलोन और इसको रेक्टम। और अंधनाल जो है वो हिस्सा है जहाँ से जो इलियम है यानी कि क्षुद्रांत है, वो बृहदांत्र से कनेक्टेड हो रही है। वो जगह क्या कहलाती है, आपका अंधनाल कहलाती है। और यहाँ पे थोड़ा बहुत अवशोषण होता है। शेष अवशोषण की जो मात्रा है वो कहाँ पे जाके बढ़ जाती है, बृहद्रांत्र में। इसके 4 भाग होते हैं। ये अब मैं थोड़ा सा जस्ट ये पढ़ लें, उसके बाद में बता रही हूँ कि कौन कौन से भाग होते हैं। और लास्ट में बृहद्रांत्र से निकलने के बाद भोजन मलाशय में पहुँचा दिया जाता है, जो जब तक वहीं पर इकट्ठा रहता है जब तक कि हमारे जो तंत्रिकी है उसको संदेश नहीं मिल जाते, और इसको मलाशय में वो इकट्ठा रहता है। उसके बाद में एनस कैनाल के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है समय समय पे। अब मैं बात करूं कि बृहदांत्र की, तो बृहदांत्र में देखो 4 भाग होते हैं। सबसे पहला है असेंडिंग। आप इसको हिंदी में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो फर्स्ट नंबर पे आता है आपका आरोही। आरोही का मतलब क्या है कि जिसमें चढ़ना, वर्ड से ही पता चल रहा है, चढ़ना। चढ़ने का मतलब यहाँ से भोजन आगे जा रहा है तो ऊपर की तरफ इसको जाना होता है। अब यहाँ पे भी ग्रेविटी काम नहीं करती, यहाँ पे कौन सी गति होती है, क्रमानुकुंचन वाली गति। इसको बोल दिया आरोही। नेक्स्ट जो आपके ये वाला जो पार्ट है, ये देखो पूरी की पूरी क्या है, ये पूरी की पूरी क्या है, बड़ी आंत, और ये पूरी की पूरी क्या है, छोटी आंत है। अब एक चीज़ कि आपके मन में ये आता है सवाल कि जो छोटी आंत है उसकी लंबाई बहुत ज़्यादा होती है। ये बहुत ही लंबा पाइप है जो कॉइल हुआ, लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर का पाइप है जो कॉइल होके हमारे पेट में फिट होता है। और यहाँ पे इसमें बहुत छोटे छोटे अवशोषण वाले पॉइंट होते हैं जिससे कि वो अवशोषित होते हुए आगे बढ़ता जाता है। और इसको छोटी आंत और बड़ी आंत उसके व्यास के आधार पे बताया है, ना कि लंबाई के आधार पे। ठीक है, तो ये फर्स्ट नंबर पे तो क्या हो गया, असेंडिंग यानी कि आरोही बृहदांत। और उसके बाद में आती है अनुप्रस्थ, या इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलोन, और ये हो गई आपकी अनुप्रस्थ। उसके बाद में जो नीचे आ रही है उसको क्या बोलोगे बच्चों, अवरोही बृहदांत्र। और उसके बाद में एक थोड़ा सा हिस्सा होता है जो यहाँ पर ही कॉइल्ड होके रहता है, और उसको क्या बोलते हैं, सिग्मोइड या वृक्काकार। और उसके बाद में आपका आ जाता है रेक्टम, और वहाँ से एनल कैनाल और एनस, जिसके द्वारा भोजन बाहर निकल जाता है। असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन और सिग्मोइड कोलोन, इंग्लिश में ये मीनिंग है। अब यहाँ पे जहाँ पे आपका क्या बोलते हैं, सीकम था और ड्यूडेनम कनेक्टेड था, मैंने आपको पहले बताया था सीकम और ड्यूडेनम कनेक्टेड थे। ये वाली जगह यहाँ पर एक छोटी सी संरचना होती है जिसको बोलते हैं अपेंडिक्स, और हिंदी में उसको बोलते हैं क्रमिरूप परिशेषिका। ये बच्चों पहले जो जानवर होते थे वो अपन, क्योंकि अपने पूर्वज जानवर ही हैं, अपने में ये अवशेषी अंग है,
ये कोई काम का नहीं है, लेकिन पहले अपने पूर्वजों में ये उपयोगी था, उनको इसकी ज़रूरत पड़ती थी जो भी सेल्यूलोज का पाचन करने के लिए, लेकिन वर्तमान में इसका कोई उपयोग नहीं है। और जो आप बीमारी का नाम सुनते हो अपेंडिक्स, उसमें क्या होता है कि ये अपेंडिक्स जो है क्रमिरूप परिशेषिका, ये फूलकर धीरे धीरे बड़ा होता चल जाता है, और ये बड़ा हो जाता है तो दूसरे अंगों के जब ये टच होने लगता है तो हमारे दर्द होने लगता है, ये फूल जाता है तो दर्द होने लगता है। फिर डॉक्टर इसका ऑपरेशन करके इसको काट के बाहर निकाल देते हैं। जनरली आजकल डॉक्टर क्या करने लगे कि कोई भी ऑपरेशन होगा तो साथ ही साथ इसको भी निकाल के बाहर फेंक देते हैं, ताकि दोबारा इसकी ऐसी कोई शिकायत हो गई और हमें दोबारा ऑपरेशन करवाने की ज़रूरत नहीं पड़े। पाचन ग्रंथियों की मैं बात करूं तो अपन ने पहले भी नाम पढ़ लिए। फर्स्ट नंबर पे आती है आपकी लार ग्रंथि, जो कि आपके मुख में स्थित होती है, और दूसरी आती है आपके अग्नाशय, जो कि अमाशय के नीचे की तरफ स्थित है, और यकृत है जो अमाशय बाईं ओर है, दाईं ओर आपके यकृत स्थित होता है। अब सबसे पहले आते हैं अपन लार ग्रंथि की। लार ग्रंथि की संख्या भी 3 है। कौन कौन सी होती है? एक तो होती है पैरोटिड। पैरोटिड है कर्णपूर्व, हिंदी में बोलते हैं उसको कर्णपूर्व ग्रंथि, यहाँ पे स्थित है वो कान के पास में, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? कर्णपूर्व ग्रंथि। और दूसरी होती है आपकी सब मैंडिबुलर, ये वाला जो एरिया है उसको बोलते हैं मैंडिबल, और इसके पास में जो ग्रंथि होती है उसको बोलते हैं सब मैंडिबुलर। और तीसरी जो कि जीभ के नीचे होती है और उसको क्या बोलते हैं? सब लिंगुअल। बच्चों अगर आप ध्यान लगाकर अगर कोशिश करोगे तो आप फील भी कर सकते हो कि तीनों की तीनों ग्रंथियाँ और इनसे रस किस टाइम पे निकल रहा है, यानी कि आप फील कर सकते हो आपकी लार को जीभ के नीचे से आते हुए, कानों के पास से आते हुए और मैंडिबल वाले रीजन से आते हुए। आगे चलें हम अग्नाशय की बात करें तो ये अमाशय के नीचे की तरफ स्थित होता है। देखो ये डायग्राम में ये अग्नाशय है। अग्नाशय में मैं आपको बता दूं कि ये बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों के रूप में कार्य करता है। बहिस्रावी ग्रंथि के रूप में जब ये कार्य करता है तो इसका क्या होता है कि ये अग्नाशय रस निकल रहा है जो कहाँ पे पहुँचता है? हमारे पाचन की ग्रहणी में पहुँचता है। और अंतःस्रावी के रूप में ये जब कार्य करता है तो इसका रस जो इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन है वो अग्नाशय से स्रावित होते हैं। और यहीं पे आप यकृत भी देख सकते हो। इस तरीके से तीनों हमारे शरीर में आपस में सिचुएटेड होते हैं। यकृत है वो 2 पालियों का बना हुआ है, जिसे आप इस डायग्राम में देख भी सकते हो। यकृत में पित्त रस का निर्माण होता है। आपको एक वर्ड हो रहेगा पित्ताशय, ये पित्त की थैली जो कि यहाँ पे होती है। अब कई लोगों के पित्त की थैली का भी ऑपरेशन होता है ना? होता है। अब पित्त की थैली के ऑपरेशन से क्या है कि अगर पित्त की थैली में कुछ भी इन्फेक्शन हो जाता है तो उस पित्त की थैली को काट के फेंक देते हैं, और उसके बाद भी व्यक्ति नॉर्मल क्यों काम कर पाता है? क्योंकि पित्त की थैली जो थी वहाँ पे सिर्फ जो पित्त रस है उसका संग्रहण होता है। पित्त रस वहाँ पे बनता नहीं है। पित्त रस कहाँ पे बनता है? आपके यकृत में बनता है। तो वो पित्त रस जो बन रहा है वो अब पित्त रस सीधे यकृत से और ग्रहणी में चले जाएगा अगर आपकी ऑपरेशन हो जाता है तो। इसलिए पित्त की थैली का भी अगर ऑपरेशन होता है तो वो इतना सेंसिटिव केस नहीं होता। यकृत के बारे में जो आपकी एनसीईआरटी में लाइंस हैं वो देखिए, त्रिकोणाकार है देख लिया हमने, दाईं ओर है देख लिया, डायफ्राम के नीचे है देख लिया, 2 पालियों का बना हुआ है ये भी देख लिया। इसकी में जो संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है, इसकी जो कोशिकाएं होती है उनको क्या बोलते हैं? यकृत पालिकाएं। पित्त का निर्माण यकृत में होता है और यह पित्ताशय में संग्रहित रहता है, और इसकी क्रिया कहाँ पे होती है? ग्रहणी में इसकी क्रिया होती है। अब आगे चलते हैं हम एंजाइमेटिक रिएक्शन, यानी अब हम भोजन के पाचन की क्रियाओं की बात करें तो वो किस प्रकार से हो रही है वो देखते हैं। सबसे पहले भोजन का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है? हमारे मुख से ही हो जाता है। लार ग्रंथि से स्रावित होता है जो लार है ना, उसमें 2 एंजाइम होते हैं, एक टाइलिन और उसी को बोलते हैं एमाइलेज। ये एंजाइम जो भी स्टार्च है उस स्टार्च का पाचन करता है, लेकिन ये पूर्ण रूप से उसको ग्लूकोज में नहीं बदल रहा। स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन इसको ये पूर्ण रूप से ग्लूकोज में नहीं बदल रहा, उसकी छोटी उप इकाइयों में बदल रहा है। यानी कि उसने
छोटे पॉलीसेकेराइड में बदल दिया, माल्टोज में बदल दिया। अब हम आगे चले कि मुख में जितना पाचन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? लार ग्रंथियों की वजह से हो रहा है, और ये एमाइलेज और टाइलिन एंजाइम के द्वारा हो रहा है। उसके बाद ग्रास नली में कोई भी पाचन की क्रिया नहीं होती है। फिर अमाशय में भोजन आता है जहाँ पर दो रस होते हैं, पेप्सिन और रेनिन। ये दोनों की दोनों रस अमाशय में HCl एंजाइम, अमाशय में एक एंजाइम नहीं होता, HCl अम्ल होता है। HCl अम्ल इन दोनों एंजाइमों को सक्रिय करने का काम करता है, और भोजन जब 2 से 3 घंटे तक उसमें रहता है तो उसको सड़ने से, गलने से बचाने का काम करता है। तो इसमें 2 एंजाइम होते हैं। ये टेबल बच्चों आपके NCERT की है, इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आपको याद भी होती जाएगी एज इट इज़, इतनी टफ भी नहीं है, पर इसमें यही इम्पोर्टेंट है। पेप्सिन है और दूसरा रेनिन एंजाइम है। ये दोनों एंजाइम क्या करते हैं? प्रोटीन, रेनिन जो है वो दूध का प्रोटीन होता है, दूध में कैसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है, यानी दूध का दही जो करता है, पेट में जाने के बाद में वो दही जैसा फटाफटा हो जाता है, वो किसकी वजह से होता है? रेनिन एंजाइम की वजह से होता है। और ये रेनिन एंजाइम जो है वो दूध में उपस्थित कैसीन प्रोटीन को पैराकैसीन में बदल देता है। और दूसरा इसमें अमाशय में जो अम्ल क्रिया करता है, वो एंजाइम क्रिया करता है, वो है पेप्सिन। ये प्रोटीन पर क्रिया करता है और प्रोटीन को पेप्टाइडों में बदल देता है। लास्ट जो पेप्टाइड है वो भी अमीनो अम्ल में बदलने हैं, लेकिन अभी उसने भी थोड़ा सा बस एक उप इकाई में बदल दिया। उसके बाद आ जाता है अग्नाशय। अग्नाशय में ये 6 एंजाइम है, आपको इन 6 को याद करना है। क्रिया इसकी ग्रहणी में जाके होगी, छोटी आंत में भी अगर हम बात करें तो इसकी क्रिया होती है ग्रहणी में। और ये जो है इसमें कौन कौन से एंजाइम होते हैं? एक होता है एमाइलेज, जो कि एमिलेज दे रखा है, एमाइलेज एक ही बात है, जो कि लार में भी उपस्थित था, यानी कि इसका काम क्या है? स्टार्च को माल्टोज में बदलना। दूसरा है ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन। ये दोनों एंजाइम प्रोटीन को किस में बदलते हैं? पेप्टाइड में। और नेक्स्ट जो भी कार्बोक्सीपेप्टिडेज है वो भी प्रोटीन और पेप्टाइड, जो प्रोटीन अब भी बच गया, उसके अलावा इधर भी पेप्टाइड बन गया और अमाशय में भी पेप्टाइड बन गया था, उसको आगे किस में बदल देते हैं? एमिनो अम्ल में। उसके बाद में एक होता है लाइपेज एंजाइम, जो कि वसा पे क्रिया करता है। यकृत से आने वाला जो पित्तरस है वो भी वसा पे कार्य करता है, और वसा जो बड़े अणु हैं उनको छोटी छोटी गुलिकाओं के रूप में तोड़ देता है, जिससे कि लाइपेज एंजाइम उस पर क्रिया कर सके। एक तो पित्त का कार्य ये होता है, दूसरा पित्त का कार्य क्या होता है कि जो रस उसमें आया है वो क्षारीय प्रकृति का होता है, और अमाशय से जो भोजन आ रहा है वो अम्लीय प्रकृति का होगा, क्योंकि उसमें HCl होता है, तो वो उसके जो माध्यम है, pH है, उसको भी चेंज करता है, क्योंकि ये सारे के सारे जितने भी एंजाइम है, ये सारे के सारे एंजाइम किस पे क्रिया करते हैं? क्षारीय pH पे क्रिया करते हैं। और जो न्यूक्लिएज है वो DNA और RNA पर क्रिया करके उनको न्यूक्लियोटाइड्स में तोड़ देता है। अब हम आगे चलते हैं। जो अग्नाशय की बात हो गई, आंत्र में भी कुछ रस होते हैं, यानी कि कुछ एंजाइम होंगे आंत्रीय रस में भी, और वो भी उन पर कार्य करेंगे। देखो बच्चों, जस्ट अब आप आइडिया लगाओ कि अमाशय में क्रिया हो गई, लार ग्रंथि की क्रिया हो गई, अब जो भी भोजन आ रहा है वो या तो माल्टोज होगा, लैक्टोज होगा, यानी कि कार्बोहाइड्रेट उप इकाइयों में टूट चुके, और वो उप इकाइयाँ कौन सी है? या तो माल्टोज है, लैक्टोज है, सुक्रोज है। इन सब को मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था किस में टूटना है? ग्लूकोज में टूटना है। ये लास्ट स्टेप है, क्योंकि आपको पता है कि आंत के बाद में बड़ी आंत्र में तो सिर्फ भोजन का अवशोषण होगा, उसमें पाचन नहीं होने वाला। ऐसे ही लाइपेज एंजाइम से जो वसा है वो अब किस में कन्वर्ट होने लगेगी? वसीय अम्ल में हो जाएगी। फाइनल प्रोडक्ट यही है इसके। न्यूक्लियस एंजाइम से जो न्यूक्लियो अम्ल है, न्यूक्लियोटाइड है, वो न्यूक्लियोसाइड और जो भी उसमें शर्करा है उनमें टूट जाएंगे। अब अगर मैं बात करूं डाइपेप्टाइडेज,
यानी प्रोटीन में अभी भी जो डाइपेप्टाइड बन के रह गए थे वो अब अमीनो अम्ल में टूट जाएंगे। फास्फेटेज एंजाइम भी न्यूक्लियस के साथ में क्रिया करता है, क्योंकि जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं उससे हमको शर्करा और फास्फोरस अम्ल प्राप्त होता है और साथ में नाइट्रोजन बेस प्राप्त होते हैं। इसलिए फास्फेटेज एंजाइम भी न्यूक्लियोटाइड के साथ ही क्रिया करता है। और लास्ट आपका जो आता है वो यकृत का, मैंने आपको बता ही दिया था पहले, और इसकी क्रिया भी कहाँ होती है, छोटी आंत में होती है। अब अगर मैं बात करूँ पूरा की पूरा एक बार पाचन तंत्र का हम एनालिसिस करें कि क्या क्या उसमें आया, तो देखो एक बार जस्ट फटाफट 2 मिनट में समरी कि कैसे भोजन कहाँ कहाँ जा रहा है। तो सबसे पहले भोजन स्टार्ट होता है हमारे मुख से। मुख में क्या क्या भाग थे हमारे, जीभ थी, दांत थे और पैलेट के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद में हम आगे बढ़े तो हमारा भोजन किस में आया, ग्रसनी में। ग्रसनी से होता हुआ भोजन किस में पहुंचा, ईसोफेगस में। अब यहाँ पे ग्लैंड कौन कौन सी आई, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर और पैरोटिड। हिंदी में अपन ने बोला कर्णपूर्व ग्रंथि आई थी, सबमैंडिबुलर ग्रंथि आई थी और सबलिंगुअल ग्रंथि आई थी। इन्होंने स्टार्च का पाचन किस में कर दिया था, इन्होंने स्टार्च का पाचन किस में कर दिया था, जो भी माल्टोज में कर दिया था। ईसोफेगस जस्ट इस भोजन को लेके आमाशय में पहुंचती है। इसका कार्य सिर्फ इतना ही है। अब आमाशय के पास में ये क्या होगा, स्टोमक आ गया। स्टोमक के भी 3 भाग थे। पहला कौन सा, कार्डियक यानी कि जठरागम, दूसरा बीच का फंडिस था और लास्ट वाला कौन सा था, पाइलोरिक भाग था। यहाँ पे ऊपर की तरफ जो स्फिंक्टर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अधोग्रसनिका अवरोधनी यानी कि लोअर ईसोफेगल स्फिंक्टर, और नीचे की तरफ जो था जठर निर्गम भाग के पास में उसको जठर निर्गम अवरोधनी यानी कि पाइलोरिक स्फिंक्टर। उसके बाद में भोजन किसके पास आ जाता है, ग्रहणी के पास में। और ग्रहणी में जो भी अपन क्रियाएं पढ़ चुके हैं आंत्र में ही होती हैं। जो यकृत से आने वाला पित्तरस है और अग्नाशय से आने वाला अग्नाशय रस है, और भोजन से जो अमाशय होता है वहाँ से आने वाला भोजन, अमाशय से जो भोजन आता है उसको बोलते हैं बोलस। वो भोजन ग्रहणी में पहुँचता है जहाँ पर उस पर क्रिया होती है और वो पचित होता हुआ क्रमानुकुंचन गति करता हुआ छोटी आंत में पहुंच जाता है। छोटी आंत में भी 3 भाग थे, डेड्यूनम, जुजिनम और इलियम। डेड्यूनम तो जस्ट जो यानी ग्रहणी, अग्र शुद्रांत और शुद्रांत। जो ग्रहणी थी वहाँ पर जो पैंक्रियाज यानी कि यकृत और अग्नाशय ग्रंथि दोनों से भोजन आकर रस आकर भोजन पर क्रिया करते हैं। उसके बाद में जो अग्र शुद्रांत है आपकी जुजेनम और जेजुनम और इलियम है, वहाँ पर भोजन का अवशोषण भी होता जाता है और पाचन भी होता जाता है। उसके बाद भोजन पहुँचता है इसमें, क्या बोलते हैं इसको, बड़ी आंत। और इसमें भोजन पहुँचने के बाद में सबसे पहले ये वाला पोर्शन है जिसको जो जहाँ से ये छोटी आंत है वो बड़ी आंत से कनेक्टेड है, उसको बोलते हैं सीकम। और उसके बाद में ये हरे रंग से आपको दिखा रखी है वो है कोलोन यानी कि बृहद्रांत। और इसके भी 4 भाग थे। सबसे पहले चढ़ने वाला आरोही, उसके बाद में जो सीधा है वो अवरोही अनुप्रस्थ, नीचे जाने वाला अवरोही, और बाद में यहाँ पे भी थोड़ा सा कॉइलिंग वाला पार्ट होता है यानी कि घुमावदार वक्रदार, उसको बोलते हैं सिग्मोइड। और लास्ट में ये भोजन मलाशय में इकट्ठा हो जाता है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टम, और उसके बाद में जो समय समय से एनस द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ये था आपका पूरा की पूरा पाचन तंत्र। और आई होप आपको क्लास इंटरेस्टिंग लगी होगी, आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप पढ़ना चाहते हो 10th बोर्ड में, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। घर में रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें।